वेलकम टू फेवरीफाइन डिजिटल स्किल एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पे जो है आपको पूरा एक ही लाइन में लिखना पड़ेगा ताकि आपके सिंटेक्स में कोई गड़बड़ी ना हो। तो ये हमारा इंटीजर टाइप एरे हो गया है। इसके बाद हम एक कैरेक्टर टाइप एरे भी बना लेते हैं। तो यहाँ पे मैं एक कैर लिखता हूँ और मान लीजिए इस एरे का नाम सी है। फिर से इसमें जो है मैं 5 एलिमेंट स्टोर कर सकता हूँ। यहाँ पे मैं इक्वल टू दे दूंगा यहाँ पे, और इसमें मैं लिखूंगा H E L L एंड देन आखिरी लेटर हो गया है फिर से O, और मुझे यहाँ पे C को प्रिंट करना पड़ेगा और अभी इसको एग्जीक्यूट करेंगे हम। राइट, तो इस तरह से जो है हमने हेलो प्रिंट कर दिया है जो कि कैरेक्टर्स थे इस एरे में प्रेजेंट। तो ये जो है हमारा स्टैटिक इनिशियलाइजेशन हो गया है। इसके बाद हम डायनामिक इनिशियलाइजेशन भी करेंगे। तो सबसे पहले जो है मुझे फिर से एक इंटीजर एरे लेना पड़ेगा। मैं यहाँ पे लिखूंगा int a of 5। तो ये मैंने एक एरे बना लिया है। तो अभी मुझे इस एरे में वैल्यू स्टोर करने पड़ेंगे। तो मैं जो है अभी इस फॉर लूप के थ्रू इसमें वैल्यू स्टोर करूंगा। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा int I is equal to 0, I is less than 5, I प्लस, और मुझे जो है वैल्यू स्टोर करने हैं यहाँ पे। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा cn a of I लिख देता हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे जो है मैं वैल्यूज यूजर से ले रहा हूँ। a of I मतलब a of 0। तो सबसे पहले जो भी इनपुट स्ट्रीम है, इनपुट स्ट्रीम से जो भी यूजर वैल्यू लेगा वो a of 0 में जाएगा। फिर उसके बाद I का वैल्यू बढ़ेगा, I हो जाएगा 1। तब यूजर जो इनपुट देगा वो a of 1 में स्टोर होगा। उसके बाद फिर से I इंक्रीमेंट हो जाएगा, बनेगा 2। फिर हम a of 2 में एक वैल्यू स्टोर करेंगे। तो इस तरह से a of 0 से लेकर a of 4 तक जो है हम वैल्यू स्टोर कर रहे हैं। तो अभी हमने वैल्यूज तो स्टोर कर दिया। इसके बाद हमें बस वैल्यूज को प्रिंट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं फॉर लिखूंगा int I is equal to 0, I is less than 5, I प्लस एंड देन मुझे बस अभी इसको प्रिंट आउट करना पड़ेगा। मैं यहाँ पे लिखूंगा C out और यहाँ पे फिर से एरे हो गया है A of I। बस, तो इस तरह से हमने जो है वैल्यूज प्रिंट कर दिए। तो अभी इसको हम कंपाइल एंड रन करेंगे। तो सबसे पहले जो है मुझे वैल्यूज देने पड़ेंगे। मान लीजिए फर्स्ट वैल्यू 10 है, सेकेंड वैल्यू इज 20, थर्ड वैल्यू इज 30, फोर्थ वैल्यू इज 40 एंड फिफ्थ वैल्यू इज 50। तो आप देख रहे हो हमने जो है ये 5 वैल्यू यहाँ पे प्रिंट कर दिए यहाँ पे। तो मान लीजिए हमें ये मोर इंट्यूटिव बनाना है। तो बस यूजर को अच्छे से समझने आने के लिए यहाँ पे मैं लिखूंगा एंटर वैल्यूज इन दी एरे। यहाँ पे सेमीकोलन दे देता हूँ। फिर जैसे हम वैल्यूज दे देंगे यहाँ पे जो है मैं एक न्यू लाइन ऐड करूंगा C out। यहाँ पे मैंने एक न्यू लाइन ऐड कर दिया। न्यू लाइन ऐड करने के बाद मुझे यहाँ पे प्रिंट करना पड़ेगा द वैल्यूज एंटर्ड बाय यू आर। फिर इसके बाद और एक न्यू लाइन दे देंगे हम, और यहाँ पे जो है हम एक स्पेस ऐड कर देंगे। तो ये जो है देखने में और समझने में ज़्यादा आसान रहेगा। यहाँ पे फिर से हमें एक एरर दिख रहा है। यहाँ पे मुझे एक सेमीकोलन देना पड़ेगा। राइट, अभी इसको हम एग्जीक्यूट करेंगे। एंटर वैल्यूज इन द एरे 10, 20, 30, 40 एंड 50, और यहाँ पे हमारा रिजल्ट आ गया द वैल्यूज एंटर्ड बाय यू आर 10, 20, 30, 40 एंड 50। अभी हम पॉइंटर्स के साथ काम करेंगे। तो जैसे यहाँ पे लिखा है पॉइंटर्स आर वेरिएबल्स व्हिच स्टोर द एड्रेस ऑफ अ वेरिएबल। तो बहुत सारे टाइम्स पे जो है ऐसा केस आता है जहाँ पे हमें मेमोरी लोकेशन के साथ डायरेक्टली एक्सेस करना पड़ेगा। तो ऐसे सिचुएशंस में पॉइंटर्स बहुत ज़्यादा काम आते हैं। तो हम मान लीजिए कोई भी वेरिएबल है और उस वेरिएबल के मेमोरी लोकेशन के साथ डायरेक्टली काम करना चाहते हैं। उस मेमोरी लोकेशन में जो भी वैल्यू है उसको डायरेक्टली मॉडिफाई करना चाहते हैं, तब हम जो है पॉइंटर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये पॉइंटर्स जो है ये बेसिकली वेरिएबल्स ही है, और ये वैल्यू स्टोर करने के बदले जो है ये एक एड्रेस ऑफ वेरिएबल स्टोर करते हैं। तो यहाँ पे एक एग्जांपल है हमारे पास। मान लीजिए हमारे पास एक इंटीजर वेरिएबल है a और उस वेरिएबल में 10 स्टोर्ड है। तो ऐसा जो है हमने नॉर्मल एक वेरिएबल क्रिएट कर दिया है।
इसके बाद हम एक पॉइंटर क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पे हमने लिखा है इंट स्टार p इज इक्वल टू एम्परसेंड a। तो यहाँ पे जो स्टार p है ये इंडिकेट करता है कि हम जो है एक पॉइंटर यहाँ पे डिक्लेयर कर रहे हैं। तो ऐसे जो है आप एक नॉर्मल वेरिएबल और एक पॉइंटर में जो है डिफरेंशिएट कर सकते हो। यहाँ पे हम लिखेंगे इंट स्टार p इज इक्वल टू एम्परसेंड a, और ये एम्परसेंड a हम ये बता रहे हैं कि हम जो है वैल्यू स्टोर करने के बदले जो है एड्रेस ऑफ अ वेरिएबल स्टोर कर रहे हैं। जब आप एंड a लिखते हो, एंड a का मतलब है एड्रेस ऑफ a, और इस तरह से हम एड्रेस ऑफ a जो है इस पॉइंटर में स्टोर कर रहे हैं हम। तो अभी ये जो है हमने ऐसे स्टोर कर दिया। यहाँ पे हमारे पास और एक एग्जांपल है। मान लीजिए हमने जो है एक स्ट्रिंग क्रिएट किया है यहाँ पे जिसका नाम है नेम, और इसमें वैल्यू हमने स्टोर किया है ग्रेट लर्निंग। उसके बाद हम इस वेरिएबल का एड्रेस इस पॉइंटर में स्टोर करेंगे ptr। अभी हम जो है यहाँ पे 3 चीजें प्रिंट आउट कर रहे हैं। सबसे पहले जो है हम ये डायरेक्टली जो वैल्यू प्रेजेंट है इस वेरिएबल में उस चीज को प्रिंट आउट कर देंगे। तो यहाँ पे हम बस लिखेंगे सी आउट ऑफ नेम। उसके बाद अगर हमें इस वेरिएबल का एड्रेस प्रिंट आउट करना हो तो हम एंड नेम लिख सकते हैं यहाँ पे, और इसका एक ऑल्टरनेटिव है एंड नेम के बदले हम डायरेक्टली ptr को भी प्रिंट कर देंगे, तब भी जो है हमें एड्रेस ही मिलेगा, क्योंकि एंड नेम जो है हम ptr में स्टोर कर रहे हैं और ptr में क्या एड्रेस ऑफ नेम है। तो यहाँ पे आप एंड नेम प्रिंट करो या फिर ptr प्रिंट करो, आपको मिलेगा एड्रेस ऑफ वेरिएबल। तो अभी इस चीज का एग्जांपल देख लेते हैं हम लोग। तो मैं इस चीज को सबसे पहले पूरा डिलीट कर दूंगा, और अभी जो है मुझे इसके बाद एक स्ट्रिंग बनाना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा स्ट्रिंग, और मान लीजिए इसका वेरिएबल का नाम है नेम, और इसके अंदर मैं स्टोर करूंगा ग्रेट लर्निंग। तो ये मैंने जो है वेरिएबल क्रिएट कर दिया है, और वेरिएबल क्रिएट करने के बाद मुझे एक पॉइंटर क्रिएट करना पड़ेगा, और यहाँ पे मैं लिखूंगा स्ट्रिंग और स्टार ptr कर दूंगा। इसके अंदर मैं स्टोर करूंगा एंड नेम, मतलब मैं एड्रेस ऑफ नेम जो है ptr में स्टोर कर रहा हूँ। और ये करने के बाद जो है मुझे अभी बस 3 चीजें प्रिंट आउट करनी पड़ेंगी। सबसे पहले तो मुझे वैल्यू इन वेरिएबल प्रिंट करना पड़ेगा, और वैल्यू इन वेरिएबल है क्या नेम, ये प्रिंट कर दिया। इसके बाद मैं जो है 2 न्यू लाइन लेता हूँ, और न्यू लाइन लेने के बाद मैं अभी प्रिंट कर दूंगा एड्रेस ऑफ वेरिएबल। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा एड्रेस ऑफ वेरिएबल, यहाँ पे एक कोलन दे दूंगा, और इसके बाद जो है मैं डायरेक्टली यहाँ पे एंड ptr लिख सकता हूँ। फिर से यहाँ पे मैं सी आउट लिखूंगा, यहाँ पे फिर से मैं 2 न्यू लाइन दे दूंगा। फिर से जो है मुझे एड्रेस ऑफ वेरिएबल ही प्रिंट आउट करना है, बट यहाँ पे जो एक्चुअली वैल्यू यूज कर रहा हूँ वो थोड़ा सा अलग रहेगा। तो यहाँ पे मैं फिर से एड्रेस ऑफ वेरिएबल लिख दूंगा, और इस टाइम मुझे प्रिंट करना पड़ेगा यहाँ पे ये एक्चुअली ptr होगा एंड ptr नहीं। यहाँ पे मैं ptr लिख देता हूँ, और इस बार जो है मुझे एंड नेम प्रिंट करना पड़ेगा, राइट। तो यहाँ पे पॉइंटर प्रिंट आउट कर रहा हूँ, और यहाँ पे मैं एड्रेस ऑफ वेरिएबल प्रिंट आउट कर रहा हूँ, जो कि दोनों सेम है। तो अभी इस चीज को एग्जीक्यूट करेंगे हम। यहाँ पे कुछ एरर्स दिखाई दे रहा है, तो समझते हैं ये सब एरर्स है क्या। यहाँ पे सी आउट ऑफ दिस, यहाँ पे एक्चुअली ये होना चाहिए, फिर से इसको हटा देता हूँ मैं, राइट, और इसको भी मैं हटा देता हूँ यहाँ से। तो अभी इसको फिर से एग्जीक्यूट करेंगे हम। यहाँ पे भी कुछ एरर दिखाई दे रहा है हम लोगों को, सी आउट एड्रेस ऑफ वेरिएबल, और यहाँ पे कोलन जो है यहाँ पे डबल कोट्स के अंदर होना चाहिए, बाहर नहीं, राइट। तो जैसे आप देख रहे हो वैल्यू इन वेरिएबल इज ग्रेट लर्निंग, एड्रेस ऑफ वेरिएबल इज दिस एंड एड्रेस ऑफ वेरिएबल इज दिस। तो यहाँ पे ये वाला जो एड्रेस ऑफ वेरिएबल है उसको हमने ptr के साथ प्रिंट किया है, और ये जो एड्रेस ऑफ वेरिएबल है इसको हमने एंड नेम के साथ प्रिंट किया है।
और दोनों बार हमें सेम रिजल्ट मिला है क्योंकि ptr पॉइंटर में बेसिकली एड्रेस ऑफ वेरिएबल ही तो स्टोर्ड है। तो ये पॉइंटर्स हो गए। अभी हम फंक्शन समझते हैं। तो फंक्शंस आर ब्लॉक्स ऑफ कोड विच आर यूज्ड टू परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क्स। तो कुछ स्पेसिफिक टास्क हो गए, उन स्पेसिफिक टास्क को अगर आपको परफॉर्म करना हो तो आप फंक्शंस का इस्तेमाल करोगे। तो अगर हम इसको रियल वर्ल्ड से रिलेट करें तो कोई भी फंक्शन हो, मान लीजिए अगर आप खाना खा रहे हो तो खाना क्या हो गया, ये जो है एक फंक्शन हो गया है। इसी तरह मान लीजिए आप साइकिल चला रहे हो तो वो क्या हो गया है, एक फंक्शन हो गया है। मान लीजिए आप शायद से अभी एक्सरसाइज कर रहे हो, वो क्या हो गया, फिर से एक फंक्शन हो गया है। तो यहाँ पे जो है जब आप सेट ऑफ एक्शंस एक साथ एग्जीक्यूट करते हो वो जो है एक फंक्शन हो गया है। और यहाँ पे एक काफ़ी फेमस एग्जांपल है। तो मान लीजिए अगर हम एक रियल वर्ल्ड फंक्शन को प्रोग्रामिंग वर्ल्ड में डिपिक्ट करना चाहते हैं और यहाँ पे ये एग्जांपल हो सकता है बैंकिंग ट्रांजैक्शन का। तो आपके 3 तरह के बेसिक ट्रांजैक्शंस रहता है। एक होता है आपका जो है आप मनी डिपॉजिट कर सकते हो, उसके बाद आप मनी विथड्रॉ कर सकते हो और आप जो है बैलेंस भी चेक कर सकते हो। तो मान लीजिए अगर आपको जो है पैसे विथड्रॉ करने, मनी विथड्रॉ करने, तो आपको इस फंक्शन को एग्जीक्यूट करने के लिए शायद से 1000 लाइन्स ऑफ कोड लिखने पड़ेंगे। और मान लीजिए अगर 1000 यूजर है और 1000 यूजर एक ही टाइम पे जो है मनी विड्रॉ करने की कोशिश कर रहे हैं, तो आप उन 1000 यूजर्स के लिए क्या 1000 लाइन्स ऑफ कोड अलग अलग से लिखोगे? वो बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा, राइट? तो इसलिए आप यहाँ पे क्या करोगे, एक फंक्शन बना दोगे। एक फंक्शन बना दोगे जिसका नाम होगा विथड्रॉ। तब जो भी जो है यूजर आएगा, अगर वो विड्रॉ बटन पे जो है क्लिक करेगा तो वो बेसिकली इंटरनली ये कोड ऐसा चलेगा, जब वो विड्रॉ बटन पे क्लिक करेगा वो बेसिकली उस विथड्रॉ फंक्शन को इन्वोक करेगा। और जब वो विथड्रॉ फंक्शन इन्वोक होगा उसके अंदर जो 1000 लाइन्स ऑफ कोड है वो ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट हो जाएंगे। तो इस तरह से जो है फंक्शन काम करता है। इसी तरह हम जो है डिपॉजिट भी कर सकते हैं। तो मान लीजिए अगर किसी बंदे को डिपॉजिट करना है और फिर डिपॉजिट करने के लिए मान लीजिए 10,000 लाइन्स ऑफ कोड लिखने पड़ेंगे, तो आप अगर फिर से 1000 यूजर हो तो सभी 1000 यूजर्स के लिए आप 10,000 लाइन्स ऑफ कोड तो लिख नहीं सकते। तो आप बस एक फंक्शन बना दोगे, उस फंक्शन में आप बस एक ही बार जो है वो सब 10,000 लाइन्स ऑफ कोड लिखोगे। और जब कोई भी यूजर आएगा, ऑल ही डज इज जब वो बटन पे क्लिक करेगा वो इंटरनली जो है उस डिपॉजिट फंक्शन को इन्वोक करेगा और ऑटोमेटिकली सभी टास्क हो जाएंगे। और ये जो है सेम कॉन्सेप्ट आप अगर मान लीजिए किसी यूजर को बैलेंस चेक करना हो उस चीज के लिए भी अप्लाई कर सकते हो। तो बस फंक्शन का मतलब ये समझ लीजिए कि अगर सेट ऑफ टास्क, अगर मुझे कोई सेट ऑफ टास्क एक साथ परफॉर्म करना हो और ये जो है बार बार ऐसे मतलब बहुत सारे ओकेशंस में ऐसे टास्क आपको रिपीट होता है। अगर कैलकुलेटर हो गया तो मान लीजिए आपको बहुत बार किसी चीज़ को ऐड करना हो या फिर सब्ट्रैक्ट करना हो या फिर आपको एक एप्लीकेशन में बहुत बार मैथमेटिकल फंक्शंस यूज़ करने हो, तो आप बस एक कैलकुलेटर प्रोग्राम लिख दोगे जहाँ पे इंटरनल फंक्शंस हो जाएंगे। ऐड के लिए एक फंक्शन हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट के लिए एक फंक्शन हो जाएगा, मल्टीप्लिकेशन के लिए एक फंक्शन हो जाएगा। तो जब भी आपको ये सब बेसिक चीज़ें परफॉर्म करनी हो आप बस इन फंक्शंस को इन्वोक कर दोगे और आपका जो है आंसर आ जाएगा। और यहाँ पे फंक्शंस की कुछ प्रॉपर्टीज है जो हमें याद रखना पड़ेगा। फंक्शन विथ रिटर्न टाइप नॉट एज वॉइड नीड टू रिटर्न अ वैल्यू एट द एंड। तो फंक्शन का जो है एक रिटर्न टाइप पक्का होता है और अगर हम उस रिटर्न टाइप को वॉइड रखते हैं तब हमें कुछ रिटर्न करने की जरूरत नहीं होगी। और अगर वही रिटर्न टाइप वॉइड नहीं होता है तब हमें जो भी फंक्शन का रिटर्न टाइप है उस टाइप का वैल्यू हमें रिटर्न करना पड़ेगा। तो मान लीजिए अगर फंक्शन का रिटर्न टाइप इंटीजर है तो हमें कोई इंटीजर वैल्यू रिटर्न करना पड़ेगा। अगर वही फंक्शन का रिटर्न टाइप अगर कैरेक्टर है तो हमें कोई कैरेक्टर वैल्यू रिटर्न करना पड़ेगा। इसी तरह अगर फंक्शन का रिटर्न टाइप बुलियन है तो हमें कोई बुलियन वैल्यू रिटर्न करना पड़ेगा। तो ये कुछ बेसिक चीज़ें हो गई है। तो अभी हम एग्जाम्पल देखते हैं। यहाँ पे हम जो है एक मेथड बना रहे हैं या फिर फंक्शन बना रहे हैं यहाँ पे, और इस फंक्शन का नाम है ऐड। यहाँ पे हमने फंक्शन का नाम दे दिया है और जैसे मैंने आपको बोला है एक फंक्शन का रिटर्न टाइप होता है और यहाँ पे जो है इस फंक्शन का रिटर्न टाइप है इंट और ये 2 पैरामीटर ले रहा है यहाँ पे x और y और मैं रिटर्न कर रहा हूँ x प्लस y। तो ये जो पैरामीटर है ये बेसिकली हम हार्ड कोड भी कर सकते हैं या फिर यूजर से भी ले सकते हैं।
तो हार्ड कोड करना मतलब हम जो है स्टैटिकली दो वैल्यूज पास कर देंगे। मान लीजिए मैं बिफोर रन टाइम जो है यहाँ पे x में 2 पास कर दूंगा, y में 3 पास कर दूंगा और यहाँ पे मैं रिटर्न करूंगा 2 + 3 जो कि हो जाएगा 5। या फिर मैं रन टाइम पे ये दोनों वैल्यूज ले सकता हूँ। मैं यूजर से पूछ सकता हूँ x का वैल्यू क्या है, y का वैल्यू क्या है, और फिर मैं जो है वो x और y का वैल्यू यहाँ पे पास करूंगा और फिर जो है मुझे रिजल्ट मिलेगा। तो ये जो है मेरा मेथड का इनिशियलाइजेशन हो गया है या फिर मेथड डेफिनेशन हो गया है। फिर इसके बाद जो है मुझे इस फंक्शन को कॉल करना पड़ेगा। तो जैसे आप देख रहे हो ये फंक्शन मैंने मेन फंक्शन के बाहर लिखा है और अगर मुझे इसको इन्वोक करना है तो मुझे मेन फंक्शन के अंदर से इन्वोक करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैंने लिखा है इंट मेन फंक्शन के अंदर, फिर यहाँ पे सी आउट एड ऑफ 3 4। तो अगर मुझे किसी फंक्शन को कॉल करना हो तो बस मुझे उस फंक्शन का नाम देना पड़ेगा और अगर ये पैरामीटराइज्ड फंक्शन है मतलब इसके कुछ पैरामीटर्स है तो बस मैं वो पैरामीटर्स पास कर दूंगा। जैसे आप देख रहे हो यहाँ पे मैं स्टैटिकली जो है वैल्यूज पास कर रहा हूँ। यहाँ पे मैंने 3 और 4 पास कर दिया, तो ये 3 जो है x में स्टोर होगा, 4 जो है y में स्टोर होगा और मैं रिटर्न कर रहा हूँ 3 + 4 मतलब 7। तो ये जो है 7 रिटर्न करेगा। 7 रिटर्न करने के बाद मैं बस उस वैल्यू को यहाँ पे प्रिंट कर रहा हूँ। तो ये बस एक छोटा सा एग्जाम्पल हो गया है। तो अभी इस पूरी चीज को यहाँ से हटा देते हैं। तो अभी मैं मेन फंक्शन के बाहर अपना ऐड फंक्शन बना लेता हूँ और ये इंटीजर टाइप रिटर्न करेगा। तो सबसे पहले इसका रिटर्न टाइप मैं इंट दे दूंगा। फंक्शन का नाम हो गया है ऐड और ये 2 पैरामीटर लेगा। पहला पैरामीटर इंटीजर x हो गया है, दूसरा पैरामीटर इंटीजर y हो गया है और यहाँ पे ये बस रिटर्न करेगा x + y। तो ये जो है मैंने एक एक्स्ट्रा मेथड बना दिया है। अभी मुझे वैल्यूज पास करनी है तो यहाँ पे मैं सी आउट लिखूंगा। अभी बस मुझे फंक्शन का नाम लिखना है और इसके अंदर वैल्यूज पास करने हैं। मान लीजिए x में जो है 5 है और y में जो है 10 है। बस अभी मैंने सेमीकोलन डाल दिया, अभी मुझे एक्सिक्यूट करना पड़ेगा। तो देखते हैं अभी रिजल्ट क्या है, 15 राइट। तो यहाँ पे मैंने 5 और 10 पास कर दिया। 5 जो है x में स्टोर होगा, 10 जो है y में स्टोर होगा और 5 + 10 जो है यहाँ पे 15 हो गया है राइट। अगर मैं वैल्यूज यहाँ पे चेंज करूँ, मान लीजिए x को मैं 100 कर देता हूँ और y को मैं यहाँ पे 30 कर देता हूँ और अभी इसको फिर से एग्जीक्यूट करके देखेंगे राइट। यहाँ पे 130 हो गया है बिकॉज 100 + 30 = 130। तो ये काफ़ी बेसिक एग्जाम्पल है। तो अभी हम फंक्शन ओवरलोडिंग समझते हैं क्या होता है। तो अभी पिछले वाले एग्जाम्पल में हमने बस एक ही फंक्शन बनाया था। तो अभी ऐसे बहुत सारे केसेस हो सकते हैं। जब आप रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट में काम कर रहे हो तो उस रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट में बहुत सारे लाइंस ऑफ कोड होंगे और उसमें बहुत सारे फंक्शंस होंगे। तो ऐसे भी सिचुएशंस आते हैं जहाँ पे फंक्शन के नाम जो है सेम हो। तो अगर आपने बहुत बड़ा कोड लिख दिया और उसमें आपने 2 फंक्शन के नाम सेम डाल दिया है तो ऑब्वियसली कुछ ना कुछ गड़बड़ी तो होगा ही। तो इसको हम वो गड़बड़ी से रोकने के लिए हमारे पास एक कॉन्सेप्ट आता है जिसको हम बोलते हैं फंक्शन ओवरलोडिंग। तो भले ही यहाँ पे अगर आप फंक्शन का नाम सेम लिखो बट आप इसका फंक्शन का रिटर्न टाइप अलग लिखोगे या फिर फंक्शन जो भी पैरामीटर्स ले रहे हैं उनको अलग रखोगे। तो ये हमारा जो है ये मेन फंक्शन है और यहाँ पे जैसे आप देख रहे हो 2 ऐड फंक्शन हो गए। यहाँ पे जो फंक्शन है इसका नाम भी ऐड है और यहाँ पे जो फंक्शन है इसका नाम भी ऐड है। बट अगर इन दोनों का रिटर्न टाइप देखो और ये जो पैरामीटर्स है उनके अंदर उनको देखो तो क्लियरली पता चल रहा है कि अलग है। यहाँ पे इस ऐड फंक्शन का रिटर्न टाइप है डबल और यहाँ पे ये पैरामीटर्स डबल टाइप के ले रहा है। और इसी तरह यहाँ पे जो ऐड फंक्शन है इसका रिटर्न टाइप है इंट और ये भी जो है इंट टाइप के पैरामीटर्स ले रहा है और ये रिटर्न करेगा इंटीजर वैल्यू, फिर से ये भी जो है रिटर्न करेगा डबल वैल्यू। तो ये जो है डिफरेंस हो गया है। आपने ये दोनों फंक्शंस यहाँ पे अलग से बना लिए, फिर आप मेन फंक्शन में आ रहे हो और जब आप यहाँ पे ऐड फंक्शन को इन्वोक कर रहे हो, जब आप मेन फंक्शन में आकर ऐड फंक्शन को इन्वोक कर रहे हो तो यहाँ पे ऑब्वियसली जो है 2 फंक्शन है जिनका नाम ऐड है। बट जब आप यहाँ पे इसमें डबल वैल्यूज पास कर रहे हो तो यहाँ पे C++ कंपाइलर को क्लियरली पता चल जाता है
कि आप ये जो लेफ्ट साइड में ऐड फंक्शन है उसको इन्वोक कर रहे हो। सिमिलरली जब आप यहाँ पे ऐड 1020 पास कर रहे हो, यहाँ पे इसी तरह C++ कंपाइलर को पता चल रहा है कि आप ये राइट साइड वाले ऐड फंक्शन को इन्वोक कर रहे हो क्योंकि आपने यहाँ पे इंटीजर वैल्यूज पास किए हैं। तो ये कॉन्सेप्ट हो गया है फंक्शन ओवरलोडिंग का। तो यहाँ पे हम ये सिंटेक्स भी देख लेते हैं। तो यहाँ पे हमने ये दोनों ऐड मेथड क्रिएट कर लिए और ये वाले ऐड मेथड का रिटर्न टाइप है डबल और ये वाले ऐड मेथड का रिटर्न टाइप है इंट। फिर हम मेन फंक्शन में आ जाएंगे और यहाँ पे जैसे देख रहे हो हम जो है ये इंटीजर टाइप वाले ऐड मेथड को इन्वोक कर रहे हैं और यहाँ पे हम ये डबल टाइप वाले ऐड मेथड को इन्वोक कर रहे हैं। फिर हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा। यहाँ पे हमारे पास एक ऐड मेथड ऑलरेडी प्रेजेंट है, अभी हम दूसरे ऐड मेथड को क्रिएट कर लेंगे। यहाँ पे मैं लिखूंगा इंट ऐड, फिर इसके अंदर मुझे फिर से जो है 2 वैल्यूज पास करनी है। ये एक्चुअली डबल हो जाएगा, जैसे मैंने आपको बोला इसका रिटर्न टाइप अलग होना चाहिए। यहाँ पे मैं लिखूंगा डबल ऑफ ऐड, यहाँ पे मैं फिर से डबल ऑफ एक्स और डबल ऑफ वाई लिख दूंगा। यहाँ के पैरामीटर्स हो गए। अभी बस मुझे कुछ वैल्यू रिटर्न करना पड़ेगा। यहाँ पे मैं फिर से रिटर्न ऑफ एक्स प्लस वाई कर दूंगा। तो यहाँ पे हमारे पास ये पहला वाला ऐड मेथड तो है ही। यहाँ पे मैं कुछ कॉन्टेक्स्ट दे देता हूँ इसको, यहाँ पे स्पेस दे दूंगा, ऐड इंट कर रहा हूँ यहाँ पे मैं। फिर यहाँ पे मैं बस एक कोलन दे देता हूँ, यहाँ पे मैं लिखूंगा ऐड डबल, यहाँ पे एक न्यू लाइन भी दे देते हैं ताकि ये क्लियर रहे। फिर अभी हमें ऐड मेथड को कॉल करना पड़ेगा बट हम इसमें डबल वैल्यूज देंगे। तो हम 3.12 पास करेंगे, फिर दूसरा नंबर हो जाएगा 8.32। बस हमने ये जो है ये दोनों मेथड्स को इन्वोक कर लिया। अभी बस एग्जीक्यूट करते हैं और देखते हैं रिजल्ट क्या आता है यहाँ पे। राइट, जब हम यहाँ पे जो है इन वैल्यूज को ऐड कर रहे हैं इंटीजर वैल्यूज को, तो 100 + 30 जो है 130 हो गया है। और अभी यहाँ पे जब हमने 8.32 + 3.12 किया है हमें 11.44 मिल गया है। तो इस तरह से हम फंक्शन को ओवरलोड कर सकते हैं। तो सेशन के स्टार्ट में मैंने आपको बताया था कि C++ एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है और मैंने आपको एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन भी दिया था। तो हम जो है चारों तरफ ऑब्जेक्ट से घिरे हुए हैं। तो आप किसी भी चीज़ को ले लो, वो क्या है, एक ऑब्जेक्ट है। अगर आप एक फ़ोन को देखो, फ़ोन एक ऑब्जेक्ट है। अगर आप लैपटॉप की बात करें, लैपटॉप भी एक ऑब्जेक्ट है। अगर मान लीजिए आप एक डॉग की बात करो तो डॉग एक लिविंग ऑब्जेक्ट है। तो ये सब डॉग्स जो है रियल वर्ल्ड एंटिटीज़ है और अगर हमें इन रियल वर्ल्ड एंटिटीज़ को प्रोग्रामिंग पैराडाइम में रिप्रेजेंट करना हो तो हमें ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की ज़रूरत है। और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का बेसिस जो है क्लासेस और ऑब्जेक्ट्स पे डिपेंडेंट है। तो क्लास क्या है? क्लास को आप जो है इस रियल वर्ल्ड एंटिटी का ब्लूप्रिंट समझ सकते हो आप। तो मान लीजिए अगर हम फोन ले तो फोन यहाँ पे हमारा रियल वर्ल्ड एंटिटी है। तो जैसे मैंने आपको बताया क्लास जो है इस रियल वर्ल्ड एंटिटी का ब्लूप्रिंट होता है। तो ये ब्लूप्रिंट का मतलब क्या है? तो अगर आप किसी भी फ़ोन लो तो उस फ़ोन का एक ब्लूप्रिंट होगा या फिर एक जो है टेम्पलेट होगा। तो मान लीजिए अगर मैं बस फ़ोन बोलूँ तो फ़ोन के जो है कुछ फीचर्स होते हैं और कुछ बिहेवियर होता है। तो फ़ोन के कुछ फीचर्स क्या हो गए, मान लीजिए उसका एक कॉस्ट होता है, फ़ोन का एक कलर होता है, फ़ोन का एक बैटरी लाइफ होता है। उसी तरह जो है इस रियल वर्ल्ड एंटिटी का या फिर क्लास का जो है एक बिहेवियर रहता है। तो मान लीजिए अगर हम फ़ोन को ले तो फ़ोन के साथ जो है आप कॉल कर सकते हो, आप फ़ोन में जो है गेम्स खेल सकते हो, आप फ़ोन में जो है वीडियोस देख सकते हो। तो ये सब जो है कुछ बिहेवियर हो गया फ़ोन के। तो अभी जो है ये ब्लूप्रिंट हो गया है। अगर मैं इनके रियल इंस्टेंसेस लूँ, इंस्टेंसेस क्या है, अगर मैं बस फ़ोन बोलूँ तो फ़ोन जो है क्लास है। बट अगर मैं आईफोन बोलूँ या फिर मोटरोला बोलूँ या अगर नोकिया बोलूँ, ये सब जो है इंस्टेंसेस हो गए फ़ोन क्लास के। तो जो भी जो है इन ब्लूप्रिंट का या फिर इन टेम्पलेट्स के इंस्टेंसेस होते हैं उनको हम ऑब्जेक्ट बोलेंगे। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट है क्लास और ऑब्जेक्ट का। क्लास जो है आपको एक बेसिक टेम्पलेट देता है और उस बेसिक टेम्पलेट में फीचर्स और बिहेवियर रहता है। और अभी इनका अगर हम रियल वर्ल्ड इंस्टेंसेस ले तो वो रियल वर्ल्ड इंस्टेंसेस जो है आपके ऑब्जेक्ट्स कहलाएंगे।
तो परफेक्ट एग्जांपल फ़ोन जो है क्लास का हो गया है, और मोटरोला, आईफोन, नोकिया ये सब जो है आपके ऑब्जेक्ट्स हो गए। तो ये क्लास और ऑब्जेक्ट्स हो गए। तो अभी हम जो है हमारे कंपाइलर में जाके एक प्रोग्राम देखते हैं जहाँ पे हम अपना जो है पहला क्लास लिखेंगे। तो मैं यहाँ पे फिर से जो है पूरा टेम्पलेट सेट कर देता हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा यूजिंग नेम स्पेस std। इसके बाद जो है मुझे आईओस्ट्रीम इंक्लूड करना पड़ेगा। यहाँ पे मैं लिखूँगा हैश इंक्लूड और लाइब्रेरी का नाम हो गया है आईओस्ट्रीम। फिर यहाँ पे जो है मुझे एक क्लास बनाना पड़ेगा। तो क्लास क्रिएट करने के लिए मैं कीवर्ड यूज़ करूँगा क्लास, और मुझे क्लास का नाम देना पड़ेगा। तो मान लीजिए मुझे एक स्टूडेंट क्लास बनाना है जिसमें मैं जो है स्टूडेंट का नाम स्टोर कर रहा हूँ और स्टूडेंट का जो है आईडी स्टोर कर रहा हूँ। और आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि जो है क्लास जो है एक यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप है। जैसे एरे हमारा एक डिराइव्ड डेटा टाइप था, तो क्लास जो है हमारा एक यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप है। और इस यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप में जो है आप डिफरेंट प्रिमिटिव डेटा टाइप्स यूज़ कर सकते हो। तो जैसे मैंने बोला, इस क्लास के साथ मैं स्टूडेंट का नाम स्टोर करूंगा और स्टूडेंट का आईडी स्टोर करूंगा। तो आईडी एक इंटीजर टाइप वेरिएबल हो गया है और नाम जो है एक स्ट्रिंग टाइप वेरिएबल हो गया है। भले ही ये दोनों हेट्रोजेनस है, मैं इन दोनों को जो है एक क्लास के अंदर स्टोर कर सकता हूँ। तो ये मैंने क्लास कीवर्ड लिख दिया है। इसके बाद मुझे क्लास का नाम देना पड़ेगा। यहाँ पे मैं क्लास का नाम दूंगा स्टूडेंट। और बाय कन्वेंशन जब भी आप क्लास का नाम लिखते हो उसका पहला लेटर जो है कैपिटल होना चाहिए। ये मैंने जो है क्लास का नाम लिख दिया है यहाँ पे। फिर मुझे इसका बॉडी यहाँ पे देना पड़ेगा। तो आप जो है ऐसे करते हो। और आपको ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कि क्लास का एंडिंग जो है सेमीकोलन से होता है यहाँ पे। तो इमीडिएटली जैसे ये एंड हो जाएगा यहाँ पे सेमीकोलन दे दोगे। फिर यहाँ पे कुछ एक्सेस स्पेसिफायर्स रहते हैं क्लास के अंदर। ये हो गए आपके पब्लिक, प्राइवेट और प्रोटेक्टेड। फिलहाल के लिए बस इतना समझ लीजिए कि ये एक्सेस स्पेसिफायर्स है। और अगर आप पब्लिक दोगे इसका मतलब ये है कि जो भी इसके अंदर प्रेजेंट है वो दूसरा कोई भी जो है मेथड या फिर ऑब्जेक्ट पब्लिकली एक्सेस कर सकता है। तो ये बेसिक आइडिया है। जैसे हम और प्रोग्राम्स लिखते जाएंगे आपको पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर के बारे में ज़्यादा पता चलेगा। और इसके अंदर जो है हम सबसे पहले स्टूडेंट का आईडी डिक्लेयर करेंगे। यहाँ पे इंट आईडी लिख देता हूँ मैं। और इसके बाद जो है मुझे स्टूडेंट का नाम सेट करना पड़ेगा। यहाँ पे मैं लिखूँगा स्ट्रिंग नेम। तो इस तरह से जो है ये दोनों मैंने वेरिएबल इसके अंदर सेट कर दिए हैं। बस ये मेरा जो है क्लास तैयार हो गया है। अभी बस मुझे मेरा मेन फंक्शन फिर से लिखना पड़ेगा यहाँ पे। और इसके बाद जो है अगर मुझे जो भी इसके क्लास के अंदर प्रेजेंट है अगर मुझे उनको इन्वोक करना है तो मुझे एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा, राइट। जैसे मैंने आपको बताया है क्लास जो है एक ब्लूप्रिंट है और ऑब्जेक्ट उसका इंस्टेंस है। तो मुझे जो है अभी इस स्टूडेंट क्लास का एक इंस्टेंस बनाना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे स्टूडेंट क्लास का नाम लिख देता हूँ और एक इसका इंस्टेंस बनाता हूँ S1। तो स्टूडेंट S1 बना दिया मैंने यहाँ पे। अभी फिर मुझे इन दोनों को अगर इन्वोक करना हो, जैसे आप देख रहे हो आईडी जो है इसके अंदर प्रेजेंट है, नेम जो है इसके अंदर प्रेजेंट है। तो मुझे इन्वोक करना हो तो मैं S1 के थ्रू कर सकता हूँ जो कि इसका इंस्टेंस है। मैं यहाँ पे लिखूँगा S1 डॉट ID और मान लीजिए स्टूडेंट का ID है 1। फिर इसी तरह मुझे इसका नाम सेट करना हो, यहाँ पे मैं लिखूँगा S1 डॉट, फिर इसका नाम सेट कर देता हूँ S1 डॉट नेम इज इक्वल टू, मान लीजिए स्टूडेंट का नाम है सिड। मैंने नाम भी सेट कर दिया। तो नाम सेट करने के बाद मुझे ऑब्वियसली स्टूडेंट का नाम या फिर डिटेल्स प्रिंट करने पड़ेंगे। तो अभी ये जो है मेरे मेंबर्स हो गए या फिर ये मेरे डेटा मेंबर्स हो गए। अभी मुझे मेथड्स भी सेट करने पड़ेंगे। तो मेथड सेट करने के लिए मुझे क्रिएट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ void, एक्चुअली इसको void ही